Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you पार्ट थर्ड है जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल साइंस का ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला 40 to 50 लेक्चर्स में हाफ एन आवर का लेक्चर होगा, तब ये कवर हो जाएगा आपके 10 के 10 टॉपिक्स और इनमें से आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये हम यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज़ आपको करवाएंगे, लेकिन जनरल साइंस से बाय वहीद सर। अब अगर आपको बाकी कोर्सेज भी लेने हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोर्स चल रहा है, स्टूडेंट्स का रिव्यू भी आप देख सकते हो, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको जो भी कंफर्म करना है आप कंफर्म करवा सकते हो। ये टॉपिक हम कर रहे थे। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं पढ़ो, उसी पे रिलाई करो, आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, हम मोशन कर रहे थे, हमने मास किया, हमने वेट किया, हमने एक्सेलरेशन की, हमने वेलोसिटी की, हमने स्पीड की। अब हम एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स पे आ रहे हैं और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी हमने फिनिश किया है। आई होप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी हमने किया। कॉन्सेप्ट पे काम चलेगा। ठीक है, जो जो न्यूमेरिकल आएगा उनको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हम एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स, मतलब जो इसके साथ ही बाकी लिंक हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा मोमेंटम। मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मोमेंटम क्या है ये जानेंगे हम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से मोमेंटम, यहाँ से मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये डेफिनेशन होगी, शॉर्ट में आप याद करके जाओगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूँ मोमेंटम, मैंने लिखा एम, कैपिटल एम, और इसका यूनिट जो होता है ये मास मल्टीप्लाई लिखा, मतलब हो गया इनटू। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, वेलोसिटी का मतलब होता है वी। ये हो गया आपका मोमेंटम। इसका यूनिट अगर आपको निकालना होगा, इसका यूनिट अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, मोमेंटम में एम नहीं लिखूंगा, मोमेंटम में पी लिखूंगा, क्योंकि बुक्स पे पी ही दिया गया। पी मैंने मोमेंटम लिखा, एम मैंने मास लिखा, वी मैंने वेलोसिटी लिखा, इसको बोलते हैं मोमेंटम। यही लिखा मोमेंटम इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इनटू होता है, किस किस का इनटू होता है? मास इनटू वेलोसिटी। किसका? एक ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट का मास, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, फुटबॉल है आपके पास, कोई भी बॉल आप ले लो, उसका मास कितना, कुछ ना कुछ मास होगा, और वो किस वेलोसिटी से चल रही है वो बॉल। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है आप बोलोगे, उसको बोला जाता है उसका मोमेंटम। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर जो है वेक्टर, आप बोलोगे मोमेंटम वेक्टर है, किस डायरेक्शन में एक बॉल जा रही है ये यहाँ पर मैटर करेगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने बोला मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट निकालना होगा, देखो हमेशा यूनिट याद नहीं करना है आपको, यूनिट याद नहीं, अगर आपको डेफिनेशन पता है आप यूनिट निकाल सकते हो। मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मैंने पहले बोला, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मीटर। टाइम का मतलब क्या होता है? सेकंड। और ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो होता है, ये इसका यूनिट हो गया सबसे पहले। ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, याद नहीं करना है, डेफिनेशन याद है तो ये आप यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका ऐसा यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है, इसका ऐसा यूनिट हो गया। ये भी यहाँ पर क्लियर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी जो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इस मोमेंटम जो होता है इसके डायरेक्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो जा रही है, ठीक है, उसका कुछ मोमेंटम होगा। एक बॉल है, उसको आपने हिट किया, उसका कुछ मोमेंटम होगा, सपोज P1 आपने लिखा, लेकिन उसके बाद उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया, वो P2 बन गया। ठीक है, अब ये चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? P2 माइनस P1 कितना हो गया? इसी को बोला जाता है, ठीक है, M2 V2 माइनस M1 V1। अब देखो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है P2 माइनस P1। P1 आपको पता है वो क्या है? M इंटू वी, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर है? M इंटू वी। P1 क्या बनेगा? M1 V1। P2 क्या बनेगा? M2 V2। यही है ना मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? आप क्या बोलोगे? P2 अपॉन P2 माइनस P1। ये क्या बनेगा? P2 के बदले क्या लिखोगे? M2 V2। शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूँ डेराइवेशन, M2 V2, और P1 के बदले क्या लिखोगे? M1 V1। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड करोगे टाइम, रेट के साथ, डिवाइड बाई टाइम, और ये डिवाइड बाई टाइम यहाँ पर आएगा। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो M, दैट मीन्स मास M1 हो, ये इज इक्वल टू मास M2। ये तो मास सेम रहेगा तो M ही रहेगा, तो इसके बदले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? M V2 ही रहेगा, M जो M ही रहेगा, V1 रहेगा, ये T ऐसे रहेगा। M को बाहर निकालो, यहाँ पर क्या आएगा? V2, क्योंकि M कॉमन निकाला आपने, तो यहाँ पर क्या बचा? V2, ये M कॉमन है, यहाँ पर V1 माइनस V1 अपॉन क्या आएगा? अपॉन T आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से देखो।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये m हो गया, m ही रहेगा, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ m ही रहेगा, और ये v2 माइनस v1 क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है सर, ये तो आपने बोला एक्सेलरेशन, तो m ही रहेगा। ये वाली टर्म जिसको मैंने सर्कल की, पूरी टर्म एक्सेलरेशन बनती है, इसी को बोला जाता है मोमेंटम। आप इस तरीके से बोल सकते हो, सॉरी यहाँ पर t भी लिखो, मोमेंटम p अपॉन t इज इक्वल टू m इंटू ए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये मैंने डेरिवेशन आपको दिखा दी, बात खत्म। ये तो है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स। दैट मीन्स ये मोमेंटम जो है दैट इज p, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बोलता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब कितना मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज। ये डेफिनेट, ये टर्म का मतलब देखो, टर्म का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p हो गया मोमेंटम, t हो गया, t बन गया रेट ऑफ मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कितना फोर्स हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो उतना ज़्यादा मोमेंटम बॉडी का होगा। एक गाड़ी है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, उस बॉडी का मोमेंटम भी उतना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब देखो, तो दैट मीन्स शॉर्ट में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T, यही लिखा मैंने। ठीक है, फोर्स P इंटू टी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर फिर से P का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है M इंटू वी, M इंटू वी का मतलब क्या होता है T। F में फिर से लिख रहा हूँ, F का मतलब क्या होता है M। V अपॉन टी आपको पता है, V अपॉन टी का मतलब क्या है, ये मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, V अपॉन टी का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर F इज M, V अपॉन टी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जनरली ये बोलता है, और यही तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन चेंज इन मोमेंटम जो है, ये हम कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है। और यही तो है यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, और ये हो गया फोर्स, ये हो गया टाइम, और यही यहाँ पर लिखा भी गया है। देखो यही डेरिवेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया है, यही करवाया था मैंने। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने ऐसे दिखाया था ना, मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम मैंने बोला था m1 v1, और उसके बाद m2, एक सेकेंड, चेंज का मतलब m2 v2 माइनस m1 v1, ये लिखा था। लेकिन m क्या रहेगा, मास तो सेम ही रहेगा, m ही रहेगा, और v2 इसने क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी इसने v लिखी है, v2 के बदले v लिखा है, जो हमने ऊपर भी एक डेरिवेशन में लिखा था। माइनस m1 के बदले m ही रहेगा क्योंकि मास सेम रहेगा, लेकिन v1 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी इसने u लिखी है, मतलब ये वाला। ठीक है, और इसी को मैंने बोला था ये किसके बराबर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, दैट मीन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। अब देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो मोमेंटम हो गया, लेकिन मुझे रेट करना है, डिवाइड बाई टी हो गया, ये हो गया, यही F आ गया, ये वाला बन गई, ये वाली डेफिनेशन। आगे आ जाओ, F इज इक्वल, F जो है ये डायरेक्टली मैं ऐसे ही रखूंगा डायरेक्टली, ये M को कॉमन निकाला मैंने, M मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, V माइनस यू, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, टी एज इट इज रहेगा, बना क्या, बनी ये वाली इक्वेशन। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो ये जो F ही रहेगा, अब F मैंने F ही रहेगा, ये M मैंने M ही रखा है। अब ये वाला जो देखो, ये वाला जो ग्रीन में मैंने ग्रीन के अंदर रखा मैंने, ये वाला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो ये देखो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इसको हटाना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना, मैंने कुछ कांस्टेंट लगा लिया, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, और यहाँ पर m इंटू ए ऐसे ही रहा, m इंटू ए। मैंने क्या किया, मैंने k का वैल्यू 1 पुट किया, जब मैं इसका 1 वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो ये बना m इंटू ए के फॉर्म में, क्योंकि k का वैल्यू मैंने 1 पुट किया। तो यही फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही मेरा कहने का मतलब क्या था, और इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और यही होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इट इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही न्यूटन का दूसरा लॉ ऑफ मोशन करार दिया जाता है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। ये आपका हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे आपके सिलेबस के ऊपर, ठीक है, हाँ, ये वर्क भी इसके साथ करना पड़ेगा, ये वर्क भी इसी के साथ आएगा, क्योंकि वर्क जो होता है ये एक्चुअली फोर्स के बराबर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही निकालने, लॉज ऑफ मोशन से ही निकाला जाए, मोशन के चैप्टर से ये फोर्स और एस निकालता, तो ये इसी के साथ है। इसलिए आप वर्क भी पढ़ोगे, फिर आप बोलोगे कन्फ्यूजन हो गया, ये वर्क हमें समझ नहीं आ रहा, वर्क क्या मतलब क्या होता है, काम करना, काम जो आप काम करते हैं उसको आप वर्क का नाम बोलते हो, ठीक है, ये इसी के साथ लिंक है, इसलिए करना पड़ेगा ये। अब यहाँ पर देखो, A force is said to do
work if when acting there is a displacement of the point of application in the direction of the force. If no displacement occur after applying force, no work is done. शॉर्ट में कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बोल रहा है आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ले लो, आपके पास कोई आप ये समझो कि कोई कार है, कार आप नहीं ले लो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें आपने एक ट्रॉली ले लो, आप ट्रॉली, अब इस ट्रॉली में क्या किया आपने, मैं ट्रॉली ही बना लेता हूँ सो आपका समझ में आ गया, ये मैंने ट्रॉली बना ली ऐसे, ये ट्रॉली होती है ना ऐसे, उसके पीछे से हैंडल है, ये ट्रॉली है, ये हैंडल है इसकी। अब इस ट्रॉली को यहाँ पर आप हो और इस ट्रॉली का आपका हाथ इस ट्रॉली के हैंडल के ऊपर है, आप इसको पुश कर रहे हो, तो ये ट्रॉली कहाँ जाएगी, या तो आगे जाएगी, ठीक है, तो आगे ही जाएगी अगर आप ऐसे पुश करते हो, तो ये ट्रॉली है। अब ये हो गया ट्रॉली का मतलब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बोला जाता है कि अगर एक फोर्स, अब इस ट्रॉली के ऊपर आपने कुछ फोर्स लगा लिया, तो आपने इस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगा लिया, ये ट्रॉली जो है फोर्स लगा लिया आपने, इसके ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया, ठीक है, लेकिन ट्रॉली मूव नहीं कर रही है। इस ट्रॉली के ऊपर आपने फोर्स लगा लिया, फोर्स बढ़ा दिया, आपने लगा लिया 15, ट्रॉली मूव ही नहीं कर रही है, ट्रॉली में सामान भी है, अभी भी ट्रॉली मूव नहीं कर रही। आपने फोर्स बढ़ा दिया, थोड़ा सा और जोर लगा लिया, आपने 20 कर दिया, 20 न्यूटन लगा लिया। अब ये 20 न्यूटन पे क्या हो गया, ये ट्रॉली मूव करने लगी, तो यहाँ पर ट्रॉली क्या करने लगी, मोशन में आ गई है। और यहाँ पर इन दो के केसेस में ट्रॉली मोशन में नहीं है, दैट 15, 16, 17, 18, 19 तक ट्रॉली मूव नहीं कर रही होती। आपने तो फोर्स लगा लिया, 10 न्यूटन भी लगा लिया, 15 भी लगा लिया, 19 भी लगा लिया, लेकिन ट्रॉली मूव नहीं कर रही है। आपने 19.99 न्यूटन भी लगा लिया, ट्रॉली मूव नहीं कर रही। फोर्स तो लगा लिया आपने, आपको पसीना छूट रहा है, आप धक्का दे रहे हो, लेकिन ट्रॉली नहीं हिल रही है। जब ट्रॉली अपनी जगह से नहीं हिल रही है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। फोर्स तो आपने लगा लिया, फोर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, फोर्स तो आपने अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फोर्स सपोज लिखता हूँ 15, आपका वर्क जो बनता है वो बनेगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने तो काम किया है, वर्क तो मैंने किया नहीं। आपने भाई कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वर्क की डेफिनेशन आपको बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मतलब क्या होता है, जो आपने फोर्स लगा लिया 15, और डिस्प्लेसमेंट तो गाड़ी तो हिल ही नहीं रही, ट्रॉली तो हिल नहीं रही है, मतलब जीरो हो गया। 15 इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब आपने काम जीरो कर दिया। इस केस में ले लो, जब आपने 20 न्यूटन लगा लिया, हाँ सर 20 न्यूटन लगा लिया, दैट मीन्स 20 न्यूटन पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब ये ट्रॉली इस जगह से ए से बी तक गई होगी, सपोज 10 मीटर निकाले होंगे, इसने तो 10 मीटर निकाला होगा। अब बोलो वर्क कितना है, आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कितना लगा लिया सर 20 लगा लिया, तब ये हिल गई है गाड़ी मेरी। कितना आप कितने मतलब कितना डिस्प्लेस हो अपनी जगह से, 10 मीटर। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 200 जो है मेरा वर्क डन हो गया। तो शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है, फोर्स डॉट डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये है, ये जो आपने अभी ट्रॉली बनाई थी, ये ट्रॉली जो बनाई थी आपने अभी, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स किया, इसको अप्लाई, ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स किया आपने अप्लाई इसको, ये उसी डायरेक्शन में मूव भी, मोशन में भी आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। लेकिन अगर ट्रॉली को खींच रहे हो आप, इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, ऐसे आप पीछे, अब ऐसे ट्रॉली है ना, अब ट्रॉली ऐसे, ट्रॉली तो ऐसे रखूंगा मैं, ट्रॉली ऐसे, ठीक है, लेकिन ये ट्रॉली को आपने कैसे खींचा, ट्रॉली को अब ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स ये उसी डायरेक्शन में भी मूव करेगा, ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो उसी डायरेक्शन में मोशन भी है। अगर आप फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे, ये उसी डायरेक्शन में मोशन भी अप्लाई होगा। तो यही मेरा कहने का मतलब इस डेफिनेशन का, कहाँ गया, हाँ, इफ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स आफ्टर अप्लाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो डेफिनेशन क्या है फोर्स की, आप बोलोगे सर फोर्स इज इक्वल टू वर्क किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये याद होना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया इसके डेफिनेशन। तो वर्क का मतलब W से, वर्क हमने लिखा W से, फोर्स लिखा F से, और डिस्प्ले इनटू का मतलब प्रोडक्ट, और S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ रहे, ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ सर हमें समझ में आ गया। इफ द फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब शॉर्ट में ये है, ये ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, ठीक है,
लेकिन आप उस ट्रॉली को ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, मतलब सामने से फोर्स, मतलब साइड से फोर्स लगा रहे हो, साइड से फोर्स लगा रहे हो। लेकिन ट्रॉली का तो टायर ऐसे है, ट्रॉली तो यहाँ तो ऐसे मूव करेगी, यहाँ तो ऐसे मूव करेगी, तो दैट मीन यहाँ तो आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स अलग आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो। मतलब ये लिखा इन इफ द फोर्स एफ इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे चल रही है, ट्रॉली ऐसे चल रही है, लेकिन आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ट्रॉली तो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, लेकिन आप इसको खींच रहे हो राइट साइड, आप इसको राइट साइड खींच रहे हो। यहाँ ट्रॉली चल रही है राइट साइड में, ऐसे चल रही है ट्रॉली, ठीक है, लेकिन आप इसको खींच रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इफ द फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्ले जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में उसको पुश नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मिंग एंगल विद इट, और ये क्या कर रहा है, उस बॉडी के साथ एंगल बना रहा है। जैसे कि मैंने ट्रॉली बना ली, ऐसी ये ट्रॉली थी, तो आपने क्या किया, आप एक तो यह फोर्स ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, ये ऐसे आपने फोर्स लगा लिया, ये ऐसे फोर्स, तो इनक्लाइंड हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एफ कॉस थीटा, ठीक है, याद रखना एफ कॉस थीटा इंटू एस होता है। तो यहाँ पर जनरली आपको बोला जाएगा एफ इंटू एस, यहाँ पर बोला जाएगा एफ इंटू एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। ये दोनों ठीक हैं, दोनों डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये जो होता है, ये डब्ल्यू पहली वाली इक्वेशन उस टाइम पे काम करते हैं जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। लेकिन ये जो है दूसरी डेफिनेशन, ये वहाँ पर एप्लीकेबल है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में ट्रॉली मूव नहीं कर रही है, मतलब आप ट्रॉली के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अपोज में नहीं बोलोगे, किसी और डायरेक्शन में क्या करवा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो। या ये बोल सकते हो आपका फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है। तो पहली वाली इक्वेशन जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वाली इक्वेशन जिस डायरेक्शन में आप फोर्स करते हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, उस केस में इक्वेशन एप्लीकेबल, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एफ इज द कॉस कंपोनेंट, एफ का मतलब कॉस कंपोनेंट। देखो जनरली क्या होता है, आपको मैं आज पूरा फिजिक्स अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को याद करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स किया अप्लाई और इसी डायरेक्शन में ये चल रहा है, हो गया ठीक। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। हाँ सर ठीक है, लेकिन अब देखो डायरेक्शन देखो ना, सॉरी डायरेक्शन देखो ना आप, डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ईस्ट के डायरेक्शन में। अब देखो ये भी डिस्प्लेस तो ईस्ट के डायरेक्शन में हो रहा है ना, लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने फोर्स ऐसे लगाना शुरू कर दिया, मतलब ये ईस्ट में नहीं है, ये ईस्ट में नहीं, ये इनक्लाइंड है। ईस्ट में होता तो ऐसे होता, लेकिन ये ईस्ट में नहीं, ये कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ट्रॉली कैसे मूव कर रही है, ट्रॉली ऐसे मूव कर रही है, ट्रॉली तो पूरा ईस्ट में ही जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या वो इस डायरेक्शन में है, वो इसी डायरेक्शन में नहीं है, ये इनक्लाइंड है, ये इनक्लाइंड है, मतलब ये ग्राउंड की तरफ है, ये ऐसे आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस डायरेक्शन में ये क्या बनेगा, ये स्ट्रेट अगर होता तो यहाँ पर थीटा बनेगा। अब थीटा के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, थीटा के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये वाला पार्ट और एक होता है ये वाला पार्ट। ये वाला जिस साइड से वो एंगल बनाता है, जिस साइड के जिस डायरेक्शन के साथ वो एंगल बनाता है उसको बोला जाता है कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोला जाता है साइन थीटा। और वर्क डन जो होता है, वर्क डन कौन सा कंपोनेंट होगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है ईस्ट की तरफ, कौन सा कंपोनेंट है ईस्ट की तरफ, मतलब कौन सा कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा कंपोनेंट है, कॉस वाला कंपोनेंट, तभी यहाँ पर जो आएगा वर्क इज इक्वल टू एफ आ जाएगा फोर्स, और लेकिन कॉस कंपोनेंट साथ आएगा, ठीक है, इनटू एस। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हुआ होगा मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पर पूरा फिजिक्स लगता है, याद करके नहीं जा सकते हो, यहाँ पर याद करना ही नहीं है, ठीक है, हो गया। यही डायरेक्शन, ये डायग्राम, इस डायग्राम को नहीं समझना, मैंने आपको ट्रॉली के जरिए से समझाया है, छोड़ो इस डायरेक्शन को, ये ठीक है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क को बोला जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड, कितना काम आपने किया। अब काम तो मैं नहीं बोलूँगा किस डायरेक्शन में आपने काम किया, मैं बोल आपने कितना काम किया। आप बोलोगे सर ये पूरी ट्रक जो थी इसमें जो भी सामान था, ये सब सामान मैंने सारा उतारा, इस ट्रक से मैंने दूसरी जगह लिया, तो मैं उतना ही बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा ना आपने किस डायरेक्शन में लिया उसको, ये तो नहीं बोलूँगा मैं। अगर आप जनरल टर्म्स में देखो, आप बोलोगे आपने कितना काम किया, वो बोलेगा मैंने एक दिन का काम किया, 2 दिन मैंने काम किया, या मैंने क्या क्या काम किया, मैंने इतने कपड़े धोए, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा ना किस डायरेक्शन में। तो वर्क जो है इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इसका यूनिट जो होता है जूल, आपने 10th में पढ़ा होगा, ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है।
मतलब क्या है, वर्क किसके बराबर है सर? वर्क तो बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है सर? आपने बोला था ना न्यूटन। हाँ, पिछले टॉपिक से याद करो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये तो डिस्टेंस जनरली होता है ना, मीटर, तो यही होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है 1 जूल। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 1 जूल किसके बराबर, आपको बोला न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर भी वर्क का यूनिट है और जूल भी इसका यूनिट है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा यूनिट कौन सा है, आपको बोलना है ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। और यही जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर। सॉरी, 1 न्यूटन पर मीटर नहीं, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। पर मीटर का मतलब अगर डिवाइड में होता है, यही लिखा है 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी? ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलता है, एक्सर्टेड, जो आप लगाते हो। जब एक फोर्स आप 1 न्यूटन लगा लेते हो और जिस फोर्स की वजह से 1 मीटर की डिस्टेंस होती है, देखो आपने 1 जूल लगा लिया, ठीक है, कितना 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 फोर्स लगा लिया? 1 न्यूटन फोर्स लगा लिया। उस 1 न्यूटन की फोर्स से वो ऑब्जेक्ट कितना चला? आपने बोला 1 मीटर चला। इन दोनों को मिला लिया तो आपने 1 जूल का काम किया। तो मतलब आपकी एनर्जी जो खर्च हो गई वो 1 जूल एनर्जी जल गई आपकी। वहाँ बोलते ना फैट को बर्न करो, जो आपकी एनर्जी है उसको बर्न करो, इस तरीके से आप बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया जूल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यूनिट क्या है वर्क का? आपको बोलना है यूनिट जो होता है वर्क का दैट इज जूल। और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। आप वर्क बोलो या आप एनर्जी बोलो। पावर की बात करेंगे। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए मशीन और एनी बॉडी। आप मशीन ले लो, वो मशीन कितना काम कर रही है, या आप ये बोल सकते हो आप कितना काम कर रहे हो। ये हो गया आपका वर्क। लेकिन कितने टाइम में कितना काम? एक बुक मैंने आपको दी 100 पेजेस की बुक, उस 100 पेज की बुक को आपको कंप्लीट करना पे बोला 2 आवर लगे मुझे काम करने में। काम कितना था? 100 पेज की बुक कवर करनी थी। ये क्या हो गया आपका? ये आपका वर्क था। लेकिन इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा सर? 2 आवर्स लगे। इसी को बोलते हैं पावर आपका कितना है। ठीक है, किसी को 3 आवर लगेंगे उसका पावर कम है, किसी को 4 आवर लगेंगे उसका पावर कम है। ठीक है, किसी को 5 आवर लगेंगे उसका पावर कम है, किसी को 1 ही आवर लगेगा उसका पावर ज़्यादा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है? अगर मैं बोलता हूँ आपको ये क्या करना है, आपको मैं बोलता हूँ ये 5 जो हैं, ठीक है, एक चलो मैं बोलता हूँ एक राइस का बैग मैं आपको देता हूँ, लेकिन ये 50 केजी का है। ठीक है, और इस 50 केजी वाले बैग को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। आप बोलते ठीक है, तो पर्सन 1 था, पर्सन P1 था, पर्सन 2 भी था, पर्सन 3 भी था। पर्सन 1 ने बोला, पर्सन 1 गया तो उसने ये लेकर गया, उसको लगा 15 मिनट A से B तक चलने में, 15 मिनट। ठीक है, पर्सन B को लगा 30 मिनट, पर्सन C को लगा 35 मिनट। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर जो पर्सन P1 जिसको 15 मिनट लगे उसके पास पावर ज़्यादा है, उसने तो काम किया। देखो काम इसने भी सेम काम है, काम इसने भी वही किया, 50 केजी वाला राइस लेकर गए A से B तक, B ने भी वही किया, C ने भी वही किया, लेकिन इसने कम टाइम में किया। जो कम टाइम में करता है उसके पास ज़्यादा पावर होता है, और जो ज़्यादा टाइम लगा तो उसके पास पावर कम है। तो मतलब शॉर्ट में पावर को लिंक करोगे किसके साथ? आपने कितना काम किया और कितने अरसे में किया, उसको बोलते ये W हो गया, ये T हो गया। और यहाँ पर आपको वर्क का मैंने अभी बोला था यूनिट क्या होता है, आपने बोला था जूल, और यहाँ पर टाइम का कितना होता है? जूल सेकंड। और इसी जूल सेकंड को अगर बोलोगे यही होता है आपका वाट। तो पावर का यूनिट बनता है वाट। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन। देखो रेट मतलब टाइम के साथ, वर्क को डिवाइड करो टाइम के साथ, ये बनता है आपका पावर। वर्क क्या मतलब होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। पावर का मतलब क्या होता है? वर्क, रेट ऑफ वर्क। ठीक है, तो डिवाइड बाई टी, यही होता है। एफ इंटू डी भी लिख सकते हो, डिस्टेंस का मतलब, या डिस्प्लेसमेंट, या जनरली एस हम लिखते हैं, एस में लिखते हैं, और ये हो गया टी, ये हो गया आपका पावर। तो इसका मतलब एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये कितना था? ये आपको यूनिट था इसका जूल, यूनिट में जूल। टाइम का मतलब क्या होता है? सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही बोला जाता है वाट, और पावर का यूनिट हम जनरली वाट बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या इसको वाट भी नाम बोला जाता है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हाउस पावर। पावर का दूसरा यूनिट जो है हाउस पावर। ठीक है, हाउस नहीं, हॉर्स पावर। तो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यूनिट जो है पावर का वो क्या है? हॉर्स पावर। एक यूनिट क्या है? वो क्या है? वाट। दूसरा यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। तीसरा यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। और ये जनरली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करोगे आप, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है। 46 वाट के बराबर। अगर 1 वाट है तो आपका हॉर्स पावर कितना हो गया? 746 के बराबर।
ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मतलब हॉर्स पावर बड़ा होता है और वाट कम होता है। क्यों? अगर ये 2 करोगे तो ये क्या बने, वाट आपने 2 वाट्स लिए, 2 वाट लिए, लेकिन हॉर्स पावर तो हो गया 1500 के आसपास। ठीक है, उसके बाद एनर्जी, एनर्जी भी वर्क ही होता है। कैपेसिटी आप डूइंग, आपकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, काम कितना आप कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। और जो एनर्जीज होती है वो अलग अलग होती है, मैकेनिकल है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी। और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी में आपको बोलता, आपकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, आप बोलते सर मेरी कैपेसिटी है 5 घंटे में काम कर सकता हूँ, 6 घंटे में काम कर सकता हूँ, 10 घंटे तक मैं काम कर सकता हूँ, ये आपकी कैपेसिटी है। और यही एनर्जी का मतलब होता है, जूल इसका यूनिट है, जो इसका वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का भी यूनिट होता है। और अगर आप वर्क की डेफिनेशन भी देखोगे, यहाँ पर मैंने बोला था वर्क की डेफिनेशन आप देखोगे, वर्क यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 1 जूल क्या होता है, ये वर्क का मैंने बोला था, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगा लेते हो। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। और मैकेनिकल एनर्जी, ये डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ ई और यहाँ पर के लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ईटीसी वाला टॉपिक है ना, उसमें पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी को बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये मैं ई लिखता हूँ, मैकेनिकल एम ई में लिखता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, के ई में लिखता हूँ प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पी ई में लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। एक एक करके हम समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये मोशन, ये मूव कर रहा होता है, ये मोशन में है। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने लिया, सपोज ये मैंने माउंटेन लिया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, अब ये इस माउंटेन से नीचे आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसकी इस यहाँ ये तो ग्राउंड है, ये माउंटेन हो गया, इस ऑब्जेक्ट की तो हाइट होगी कुछ, इस ऑब्जेक्ट की तो हाइट होगी कुछ एच। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा होता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है उसकी एनर्जी कितनी है वो बोला जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी आप बताओ, आप बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, यही ऑब्जेक्ट है ए, इसकी एनर्जी आपको बतानी है ड्यू टू इट्स हाइट, इसकी हाइट की वजह से, आप बोलोगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बना। तो काइनेटिक एनर्जी में मोशन को लिंक करना है और पोटेंशियल एनर्जी में हाइट आपको लिंक करना पड़ेगा। यही लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पॉजेस ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से इसमें कितनी एनर्जी देखने को मिल रही है वो हमें काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पॉजेस कितना करता है, कितना एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल आप ले लो, इसका मास एम है, ठीक है, मास एम के जी, मतलब इसका मास हो गया एम, और स्पीड किस स्पीड से मूव करेगा, वी स्पीड से। ठीक है, वी स्पीड से ये मूव कर रहा है, डेफिनेटली वेलोसिटी इसकी कितनी है वी, या स्पीड कितनी है एस। तो दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, मैंने पहले बोला एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास एम है और ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी वी है। अब इस वेलोसिटी की वजह से इसके ऊपर कितनी एनर्जी आएगी, आप बोलोगे 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। एम तो कांस्टेंट होता है, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में बोलूँगा आपको, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसका मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ। आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 ऑफ बेस, सॉरी बेस नहीं, 1/2 ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, डेफिनेशन यही है ना, 1/2 ऑफ एम कितना है, आप बोलोगे सर 5, वी कितना है 10 है, तो आप क्या लिखोगे 10 इंटू 10 लिखा आपने, वी स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 लिखा आपने, मल्टीप्लाई 10 करोगे, आप बोलोगे सर 250 जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी मतलब एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो 250 आप बोलोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन ए बॉडी, एक बॉडी है उसकी एनर्जी हम बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन का मतलब था यहाँ पर, एक पहले यहाँ पर था इस लोकेशन ए पे, उसके बाद यहाँ पर आ गए ग्राउंड पे, ए पे ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ऊपर से ऐसे 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 आता है। तो इसकी यहाँ पर एनर्जी कितनी थी ए पे, तो ये हो गया एक, ए पे इसके एच, और ग्राउंड का मतलब हो गया, ग्राउंड यहाँ पर मैं जी लिखूंगा, ए के ऊपर यहाँ से ग्राउंड से हाइट मेजर करनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट होगी एच। ए पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि हाइट ज़्यादा है, बी पे एनर्जी कम होगी क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, सी पे हाइट कम होती है और कम होती जा रही है, डी पे हाइट और कम है और कम होती है, जी पे इसकी एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी वो होगा 0, क्यों, एच 0 बन जाएगा।
तो पोजीशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जब अपनी पोजीशन ये चेंज करता है उसको बोला जाता है, ठीक है, ये इसकी एनर्जी कितनी है। तो यही यहाँ पर हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इट इज क्लियर दैट इफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट करते हैं उसकी एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देन ड्यूरिंग इट वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। शॉर्ट में यहाँ पर मैंने हाइट का एग्जांपल लेना ज़रूरी था क्योंकि हाइट इसमें देखने को मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है पीई, ठीक है, ये क्या होता है एम जी एच, एम डी एच नहीं, एम डी एच मसाला नहीं, एम जी एच। देखो एक ऑब्जेक्ट है, घर के छत पे आप एक थर्ड फ्लोर पे एक बड़ी बिल्डिंग में हो आप, इस बिल्डिंग में हो आप, ये ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, ये टॉप फ्लोर हो गया। लेकिन इस बिल्डिंग की कुछ हाइट भी होगी, हाँ सर इसकी हाइट तो है एच हमने ली है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका नीचे, नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पर होगी, आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पर होगी, टॉप पे। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे इसकी हाइट ज़्यादा है, जितना नीचे आएगा हाइट कम होती जा रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल को हाइट को है, मतलब हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता जा रहा है। और ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, अब देखो यहाँ पर इसका मास कितना है, सपोज इसका मास m है। अरे बॉल, आप एक बॉल आपके पास है, लेदर बॉल है या फुटबॉल है, वो किसी बिल्डिंग से आपने फेंका नीचे, ठीक है, वो मास उतना ही रहेगा ना। यहाँ पर आप लोकेशन 8 पे आ जाओ, ऊपर से नीचे इस फ्लोर तक आ गई ये बॉल, मास तो उतना ही रहेगा। 6 पे आ जाओ, इस बॉल का तो मास उतना ही रहेगा। मैंने पहले बोला क्यों, कॉन्सेप्ट ऑफ मास यूज़ करो, जिस जगह पे जाओगे मास चेंज नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट होता, हर जगह पर मास सेम होता है। ग्राउंड पे आ जाओ, मास सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यहाँ पर नीचे आ जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती जा रही है, और हाइट भी चेंज होता जा रहा है। तो मतलब टॉप पे कितना होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि इसका हाइट सबसे ज़्यादा होती है, मास कांस्टेंट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पूछेगा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, ठीक है, 2 kg उसका मास है, और जी दिया होता है, जी तो आपको दिया होता है 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड, उसके लिए बुक्स में दिया होता है वैल्यू, और आपको बोला जाता है उसकी हाइट जो है, ठीक है, ठीक है, आपको 2 कंडीशंस दी गई। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और हाइट जी इतना है, और हाइट उसकी कितनी है, 5 मीटर की हाइट पे है। तो दूसरा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा एक ऑब्जेक्ट है उसका मास सेम है, जी 10 है और हाइट उसकी कितनी है, हाइट उसकी 6 है। आप बोलोगे किस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, क्या ऑब्जेक्ट 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट 2 की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। आप क्या बोलोगे, आपको इसको सॉल्व करना ही नहीं है, आप क्या बोलोगे, सर ऑब्जेक्ट बी की हाइट ज़्यादा है। क्यों, ऑब्जेक्ट बी का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, क्यों ऑब्जेक्ट बी का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ठीक है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है 6, ठीक है, क्योंकि मास सेम है। लेकिन अगर मैं इसका मास चेंज करूँ, ठीक है, और इसका मास 2 रखो, इसका मास 4 करूँ, तो उस हिसाब से फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं 2 एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में लिखूंगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, उसकी हाइट है 4 मीटर, और जी तो सेम ही रहेगा, ये 10 है। आपको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या बोलोगे, एम जी एच, एम जी एच, एम क्या रहेगा 2, जी एच क्या है, जी क्या है 10, एच क्या है 4 है। 10 2 20, 10 40, ये क्या हो गया 10 4 40 और 80, ये क्या आ गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी 80 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने लिया 4 kg, ठीक है, और एच मैंने लिया सपोज 3 kg, सॉरी 3 मीटर, यहाँ मैं एच उतना ही रखूँगा, 4 रखूँगा, जी मैंने 10 लिया। अब मुझे क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, एम जी एच, एम क्या है 4, जी क्या है 10, एच क्या है 4, 4 4 16 है ना, 16, और 10 आ गया 0। दैट मीन्स किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। आप बोलोगे सर इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, किसका, इसका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, हाँ डेफिनेटली इसका मास ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका ज़्यादा हो गया। क्यों, हाइट यहाँ पर सेम है, हाइट कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट मैंने किया था, ठीक है। और इसको चेंज भी कर सकते हो आप। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज हैं। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर ये हमें क्लियर हो गया। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है जनरली बनता है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टेबल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप पढ़ोगे भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ोगे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, बट ईजी है, पढ़ सकते इसको। हाँ, ये जब मैं फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ से सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर। ठीक है, तो जो सनलाइट जो होती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होती है ये प्लांट्स पे पड़ती है। प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं और इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो हमें फूड मिलता है वो एक्चुअली केमिकल एनर्जी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप बोलोगे सोलर एनर्जी को जो सन से आते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करते हैं, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड होता है। दिस इज द न्यूटन्स लॉ, दिस इज द चैप्टर ऑफ मोशन। ये फिनिश हो गया जो आपका कोर था। नेक्स्ट दो लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर जो आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs आएगा और कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक के रिलेटेड आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्या इस सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको एक कंसिस्टेंसी में आपको एक कंप्लीट सीरीज़ देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।